नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति। देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। देवभूमि समाचार की करते हैं शुरुआत। सीएम धामी के आज कार्यक्रम नए भारत की बात, उत्तराखंड के साथ कॉन्क्लेव, देहरादून के होटल पैसिफिक में कॉन्क्लेव किया जाएगा। सीएम धामी लेंगे कॉन्क्लेव में हिस्सा। फिर सीएम टिहरी के लिए होंगे रवाना। वाटर स्पोर्ट्स कप के समापन समारोह में लेंगे हिस्सा। सीएम करेंगे क्रूज बोट का निरीक्षण। टिहरी झील में संचालन के लिए प्रस्तावित क्रूज बोट का निरीक्षण करते हुए सीएम धामी नजर आएंगे। सीएम धामी कॉन्क्लेव में हिस्सा लेंगे। इस कॉन्क्लेव में कई दिग्गज हस्तियां शामिल होंगे। नए भारत की बात, उत्तराखंड के साथ कॉन्क्लेव का आयोजन, देहरादून के होटल पैसिफिक में कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा। सीएम धामी इस कॉन्क्लेव में हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे, लोगों को संबोधित करेंगे, फिर टिहरी के लिए रवाना होंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अभय कैंतुरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभय, नए भारत की बात, उत्तराखंड के साथ इस कॉन्क्लेव का आज आयोजन हो रहा है, क्या कुछ इसमें खास रहने वाला है? सीएम धामी भी इसमें शामिल होंगे। एक निजी होटल में जो कॉन्क्लेव आयोजित हो रहा है उसमें वो शिरकत यहाँ पर करेंगे। नए भारत की जो उम्मीद है यानी किस प्रकार से भारत बदल रहा है, विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है, राज्यों से उसे किस प्रकार से सहयोग यहाँ पर मिल रहा है, खासतौर पर उत्तराखंड राज्य कैसे आगे बढ़ रहा है, सरकार की तरफ से कौन सी जन कल्याणकारी योजनाएं आगे बढ़ाई जा रही है, उन सब चीज़ों को लेकर बताने का काम मुख्यमंत्री की तरफ से यहाँ पर किया जाएगा। इस दौरान सरकार के कई कैबिनेट मंत्री वहाँ पर मौजूद रहेंगे, विपक्ष के बड़े नेता भी वहाँ पर मौजूद रहेंगे और ये कह सकते हैं कि जो सामाजिक जो लोग हैं, सामाजिक बुद्धिजीवी जो वर्ग के लोग जो वो भी वहाँ पर मौजूद रहेंगे और मुख्यमंत्री की जो बातें होंगी उनको सुनने का काम उनकी तरफ से किया जाएगा। सरकार की योजनाओं को जानने का काम यहाँ पर किया जाएगा। इसके बाद ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी टिहरी के लिए रवाना होंगे, जहाँ पर टिहरी झील में जो वाटर स्पोर्ट्स कप का इस समय जो चल रहा है उसका जो आज समापन होना है, उस समापन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे। जो प्रतिभागी इस समय विजेता होंगे उनको पुरस्कृत करने का काम मुख्यमंत्री की तरफ से वहां पर किया जाएगा। और ये उत्तराखंड राज्य के लिए कह सकते हैं कि टिहरी झील में वाटर स्पोर्ट्स के लिए एक नई दिशा देने वाला कप यहाँ पर साबित होने जा रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से वाटर स्पोर्ट्स को लेकर अब तक बातें यहाँ पर होती थी, सरकार की योजनाएं जो बन रही थी, अब उसको धरातल पर उतारने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। और टिहरी झील पर वाटर स्पोर्ट्स के आयोजन होने से जो साहसिक खेल की गतिविधियां होंगी वो तो बढ़ेंगी ही, पर्यटन भी यहाँ पर बढ़ना और शुरू यहाँ पर हो जाएगा। एक नई दिशा में सरकार आगे बढ़ती नजर आएगी ताकि जनता को और नए विकल्प यहाँ पर मिल सकें और जो राज्य में जो खेल और पर्यटन के लिए जो जरूरी जो चीजें हैं उन सब चीजों को आगे बढ़ाने का काम यहाँ पर किया जा सके। तो एक समझा जा सकता है कि मुख्यमंत्री बिल्कुल अभय, क्योंकि अब कुछ ही देर में इस कार्यक्रम का आयोजन होगा, कितने बजे सीएम धामी इसमें शामिल होंगे और कौन कौन उनके साथ इस कॉन्क्लेव में शामिल होने वाला है? बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के इस कार्यक्रम में कह सकते हैं कि कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल वहां पर रहेंगे, कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा के रहने की उम्मीद वहां पर है, कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल वहां पर रहेंगे। इसके अलावा 2 से 3 और कैबिनेट मंत्री वहां पर मौजूद रहने की उम्मीद है, लेकिन अभी उनके कंफर्मेशन के जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर प्राप्त नहीं हो पाए। इसके अलावा विपक्षी दलों में कह सकते हैं कि जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है करण मेहरा, वो भी वहां पर मौजूद रहेंगे, कई गणमान्य लोग वहां पर मौजूद रहेंगे। और उत्तराखंड राज्य किस प्रकार से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है, सरकार की ऐसी कौन सी नीतियां हैं जिन नीतियों से विकास के कामों को किया जा सकता है, जनता जिन नीतियों को लेकर लाभकारी यहाँ पर बना सकती है, उनका लाभ यहाँ पर ले सकती है, उन सब चीज़ों को बताने का काम मुख्यमंत्री की तरफ से यहाँ पर किया जाएगा। तो ये कुछ ही देर में कार्यक्रम शुरू होने वाला है और अब से जैसे ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर पहुंचेंगे तो इस कार्यक्रम की शुरुआत यहाँ पर हो जाएगी और उसके बाद ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जो दूसरे कार्यक्रम है वो यहाँ पर शुरू होते हुए नजर आएंगे। जी, यानी कि इसके बाद अब है वो टिहरी के लिए रवाना होंगे। क्रूज बोट का भी निरीक्षण करेंगे आज सीएम धामी। क्रूज बोट की क्या विशेषता है और इससे क्या कुछ लाभ होगा अभय जनता को? देखिए, उत्तराखंड में कह सकते हैं कि पहली बार टिहरी में जो क्रूज बोट का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है, जो क्रूज बोट यहाँ पर लाई गई है जिसके लिए टेंडर की जो प्रक्रिया थी वो शुरू यहाँ पर होगी, उस क्रूज बोट का निरीक्षण यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर करेंगे। ये पहली बार टिहरी झील में यहाँ पर उतारी गई है
24 घंटे ये पानी में रहेंगे, यानी तैरता हुआ एक घर वहां पर होगा जिसमें सभी सुख सुविधाएं वहां पर मिल पाएंगी। जो पर्यटक वहां पर आएंगे, जो यहाँ पर बुकिंग करेंगे, उसमें रहने का आनंद यहाँ पर लेंगे। उनके लिए पूरी तरीके से जो तैयारियां हैं उसको यहाँ पर उस क्रूज बोट में यहाँ पर रखा गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उसका पूरा निरीक्षण यहाँ पर करेंगे, क्योंकि ये कहा जा सकता है कि अभी तक टिहरी झील पर नौकायान या दूसरे वाटर स्पोर्ट्स के जैसे कार्यक्रम तो हो रहे थे, लेकिन क्रूज बोट जैसे जो विशाल का जो जहाज होता है वो वहां पर नहीं उतार पाए थे, लेकिन अब वो भी वहां पर पहुंच चुके हैं। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि पर्यटन की दिशा में एक और सरकार ने कदम यहाँ पर बढ़ा लिया और लोगों को पानी में किस प्रकार से रहने का होता है, जिस प्रकार से ये कह सकता है कि डल झील में लोग रहते हैं या फिर दूसरी जगहों पर जो क्रूज के बोट पर जाकर लोग समुद्रों में रहने का काम करते हैं, वहां पर अपने पर्यटन को बढ़ावा देने का काम करते हैं, उसी प्रकार से टिहरी झील में भी अब उसका आनंद यहाँ पर पर्यटक ले सकते हैं। उनके लिए पूरी सुविधाएं यहाँ पर होंगी और उसका निरीक्षण आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर करेंगे। ये कह सकते हैं कि जब वाटर स्पोर्ट्स कप के समापन के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर आएंगे टिहरी झील में और इस वो जो क्रूज बोट है उसका यहाँ पर निरीक्षण करेंगे, तो ये समझा जा सकता है कि दोपहर का उस समय होगा और ये एक नया क्रांतिकारी कदम उत्तराखंड में पर्यटन के क्षेत्र में कहा जा सकता है। जी बिल्कुल, ऐसे में अब है क्रूज बोट को लेकर अब वहां के पर्यटकों में भी बेहद उत्साहित है, वो उत्साह भी नजर आ रहा है। आज कॉन्क्लेव का आयोजन हो रहा है। अब है नए भारत की बात की जाएगी, उत्तराखंड के विकास की बात की जाएगी, किन किन बातों को रखा जाएगा पटल पर, किन किन बातों का जिक्र किया जाएगा, किस तरीके से उत्तराखंड इन 10 सालों में विकसित हुआ है, किन किन बातों को आज इस कॉन्क्लेव में दर्शाया जाएगा। देखिए, अभी तक उत्तराखंड राज्य ने जो तरक्की करी है वो तरक्की बेहतर दिशा में यहाँ पर मानी जा सकती है, लेकिन आने वाले दिनों में सरकार के सामने बड़ी चुनौतियां यहाँ पर हो सकती है। यानी राज्य की जो वर्तमान परिस्थितियां, उन परिस्थितियों के अनुरूप आगामी दिनों में किस प्रकार से विकास का खाका यहाँ पर बनाया जा सकता है, उन विकास की योजनाओं का लाभ जनता को कैसे यहाँ पर दिया जा सकता है, उन सब चीजों को बताने का काम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर करेंगे। सबसे बड़ी बात यह कि उत्तराखंड राज्य ने 2025 और 2025 के बाद 2030 के लिए जो लक्ष्य निर्धारित करे हैं, उन लक्ष्यों को किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। खासतौर पर इन्वेस्टर समिट के माध्यम से जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट यहाँ पर होने हैं, जो उद्योग स्थापित यहाँ पर होने हैं, उससे जनता को कैसे रोजगार से जोड़ा जा सकता है, कैसे उत्तराखंड राज्य में विकास का जो पहिया उसको तेज घुमाया जा सकता है, उन सब चीजों को बताने का काम यहाँ पर करेंगे। इसके 5 सालों का ये रोड मैप आज सीएम पुष्कर सिंह धामी अब है लोगों को, जनता को दिखाते हुए नजर आएंगे। बहुत शुक्रिया है आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने राजस्व में बढ़ोतरी को लेकर किए जा रहे कोशिशों और इस संबंध में लिए गए फैसलों की वजह से चालू वित्तीय वर्ष 2024 से 2025 यानी कि अप्रैल से लेकर नवंबर तक में कुल 650 करोड़ टैक्स की प्राप्ति की गई है। वर्ष 2022 से 2023 में राज्य सरकार ने भूतत्व और खनिकर्म निदेशालय उत्तराखंड को कुल 875 करोड़ का राजस्व लक्ष्य रखा था, जिसके तहत भूतत्व और खनिकर्म निदेशालय उत्तराखंड ने कुल 645 करोड़ राजस्व के रूप में प्राप्त किया है, जो पिछले साल की तुलना में कुल 173 करोड़ यानी लगभग 40% से ज्यादा प्राप्त हुआ है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभय कैंतुरा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अभय, खनन से अब तक सबसे ज्यादा टैक्स की प्राप्ति हुई है, धामी सरकार की ये बड़ी उपलब्धि है राजस्व विभाग को लेकर। बिल्कुल, ऐसा समझा जा सकता है कि सरकार की तरफ से जो राजस्व प्राप्ति के लिए लक्ष्य जो खनन विभाग को दिया गया था, उस लक्ष्य में विभाग की तरफ से लक्ष्य प्राप्ति के लिए बेहतर प्रयास यहाँ पर किए गए, पारदर्शिता के साथ कार्य यहाँ पर हुए और यही वजह है कि समयबद्ध तरीके से किए गए कार्यों की बदौलत आज राज्य सरकार को जो राजस्व प्राप्ति है उसमें अच्छी बढ़ोतरी यहाँ पर हुई है। गत वर्ष की तुलना में इस बार ये कह सकते हैं कि 40% की बढ़ोतरी यहाँ पर हुई है। जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था 875 करोड़ में का अभी तक ये कह सकते हैं कि अप्रैल से नवंबर माह तक के अगर लक्ष्य प्राप्ति को देखते हैं तो 665 करोड़ की प्राप्ति यहाँ पर हो चुकी है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 40% है और अन्य वर्षों की तुलना में भी बेहतर परिणाम इसे माना जा सकता है कि राजस्व प्राप्ति की दिशा में सरकार ने बेहतर काम यहाँ पर किए। खनिज उपक्रम की दिशा में जो लक्ष्य रखे गए उन लक्ष्यों के करीब पहुंचने का काम विभाग की तरफ से अब तक किया गया है, जबकि अभी भी ये कहा जा सकता है कि 3 महीने से ज्यादा का समय सरकार के पास, विभाग के पास यहाँ पर बचा हुआ लक्ष्य प्राप्ति के लिए। और जिस प्रकार से बढ़ोतरी इस समय हो रही है
उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि अन्य विभाग भी उनसे प्रेरणा लेने का काम यहाँ पर कर रहे हैं और उसी आधार पर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का काम यहाँ पर कर रहे हैं। तो लगातार राजस्व प्राप्ति की दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है। जी बिल्कुल अब है, क्योंकि अभी भी 3 महीने का वक्त बचा है। उससे पहले 650 करोड़ का टैक्स अभी तक राजस्व को प्राप्त हो चुका है। इसके पीछे की वजह क्या बताई जा रही है? क्योंकि अपने लक्ष्य के बेहद करीब पहुंच चुका है। आखिर किन कदमों को उठाकर सरकार अपने टैक्स यानी कि राजस्व में बढ़ोतरी कर पाई है? कदम सिर्फ यही कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मार्गदर्शन में लगातार विभाग बेहतर काम यहाँ पर कर रहे हैं। मंत्रालय को जो लक्ष्य यहाँ पर दिए गए, विभागों को जो लक्ष्य दिए गए, उन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी भी यहाँ पर तय कर दी गई है और यही वजह है कि विभाग अब अपने लक्ष्य प्राप्तियों को प्राप्त करने का काम यहाँ पर कर रहे हैं, अपने लक्ष्यों को प्राप्त यहाँ पर कर रहे हैं और जिसके सकारात्मक परिणाम स्वरूप ये कहा जा सकता है कि जो अभी तक का जो राजस्व प्राप्त यहाँ पर होना था, उन राजस्व प्राप्ति के लक्ष्यों से ज्यादा अभी तक राजस्व प्राप्त करने का काम यहाँ पर किया गया। सिर्फ एक अकेले अगर राजस्व में खनिज विभाग की अगर हम बात करते हैं, खनिज विभाग की बात करते हैं तो उसमें 40% ज्यादा राजस्व पिछली बार की तुलना में इस बार प्राप्त हुआ है। तो ये बड़ा लक्ष्य कहा जा सकता है और लगातार इसी प्रकार से इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए भी जो दूसरे विभाग है वो भी अपने स्तर पर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का काम यहाँ पर कर रहे हैं और लगातार सरकार के लिए शुभ समाचार यहाँ पर मिल रहे हैं, अच्छे समाचार यहाँ पर मिल रहे हैं और ये अच्छा संकेत कहा जा सकता है कि सरकार बेहतर दिशा में काम कर रही है। जी यानी कि इस राजस्व की जिस तरीके से प्राप्ति हुई है, जिस तरीके से बढ़ोतरी हुई है, इसे देखकर ये जरूर कहा जा सकता है कि धामी सरकार विकास के मार्ग पर काम करती हुई नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया है आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। वहीं हाल ही में प्रदेश भर के सभी सरकारी स्कूलों में प्रशासन को बेहतर बनाने के लिए महिला प्रेरक समूह का गठन किया गया है, जिसका अब शिक्षा विभाग ने फीडबैक भी लिया है। इस बात पर उत्तराखंड की डीजी शिक्षा झरना कमठान ने कहा है कि हमने SCERT और समग्र शिक्षा के साथ ट्रेनिंग आयोजित की थी, जिसमें जनपदों से मास्टर ट्रेनरों को बुलाया गया था। साथ ही उन्होंने कहा कि मास्टर ट्रेनर स्कूलों की कमेटी के लिए मॉनिटरिंग का काम करेंगे, जिन्हें समय समय पर स्कूलों का निरीक्षण करने के निर्देश भी दिए गए हैं ताकि महिला प्रेरक समूहों पर नजर रखी जा सके। देखिए, इसमें हमने एक नवाचार के रूप में महिला प्रेरक समूहों का गठन किया गया था विद्यालयों के स्तर पे। तो अभी हमने उसका फीडबैक भी जनपदों से लिया है और अभी हाल में ये ट्रेनिंग भी आयोजित करी थी ये SCERT के द्वारा और समग्र शिक्षा के द्वारा, जिसमें हमने जनपदों से मास्टर ट्रेनर्स को बुलाया था। उन मास्टर ट्रेनर्स का काम मुख्य रूप से मॉनिटरिंग का होगा। जो हमारे विद्यालय के स्तर पे कमिटीज होती हैं, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होती है और स्कूल मैनेजमेंट डेवलपमेंट कमेटी होती है, तो उसमें अभिभावकों की भूमिका पे चर्चा की गई थी और ये निर्देशित किया गया हमारे मास्टर ट्रेनर्स को कि वो समय समय पे जाके स्कूल्स का निरीक्षण करें और वहां पे देखें कि महिला प्रेरक समूह के द्वारा क्या कार्य किया जा रहा है। रेगुलर अभिभावकों के साथ मीटिंग्स हो रही हैं, नहीं हो रही हैं, तो पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग कराने पे और जो हमारी SMC और SMDC की मीटिंग्स है उनको रेगुलर कराने पे। निकाय चुनाव कराने का रास्ता भले ही साफ हो गया हो, लेकिन सियासी दलों की मुश्किलें ज्यादा बढ़ने लगी है। सियासी दलों के सामने सबसे बड़ी चुनौती निकाय चुनाव को जीतने के लिए बेहतर रणनीति बनाना है। उस रणनीति को धरातल पर उतारना बेहद जरूरी है, लेकिन उसके साथ ही जिताऊ प्रत्याशियों को भी चुनावी मैदान में उतारना बड़ी चुनौती उनके सामने है। निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के घर में दावेदारों की लंबी कतार है। सियासी दलों में पार्टी के नेताओं की मेयर और अध्यक्ष पद को लेकर दावेदारी आनी शुरू हो चुकी है, जो अब पार्टी संगठन की सांसें फूलने वाली है। अब आखिर क्या कुछ हाल है, निकाय चुनाव को लेकर किस तरीके से सियासत गर्म है, देखिए ये खास रिपोर्ट। उत्तराखंड में निकाय चुनाव से जुड़े अध्यादेश को राज्य भवन की मंजूरी क्या मिली? सियासी दलों में हलचल तेज हो गई। निकाय चुनाव के लिए दावेदारों ने भी पार्टी फोरम पर अपनी दावेदारी पेश करना शुरू कर दिया है। निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के घर में दावेदारों की लंबी कतार है। सियासी दलों में पार्टी के नेताओं की मेयर और अध्यक्ष पद को लेकर दावेदारी आना अब शुरू हो चुका है, जो अब पार्टी संगठन की सांसें फुलाने वाला है। बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, दोनों के घर में इस वक्त दावेदारों की लंबी कतार है। बीजेपी में मेयर पद के लिए दावेदारों की अगर फहरिस्त का जिक्र करें तो सिर्फ दून नगर निगम में ही जो बड़े चेहरे दिखाई देते हैं, उसमें महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल, मौजूदा वक्त में मेयर सुनील उनियाल गामा, बीजेपी युवा मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी,
भाजपा राष्ट्रीय महिला मोर्चा की महामंत्री दीप्ति रावत, राज्य मंत्री मधु भट्ट और पूर्व युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ थपलियाल के नाम चर्चाओं में चल रहे हैं, जिनकी दावेदारी को लेकर अभी से ही सियासी शोर हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी दावेदारों की लंबी फहरिस्त बना रखी है, जिसमें अगर जिक्र करें तो दून नगर निगम में सूर्यकांत धस्माना जो पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, वो भी दावेदार हैं। साथ ही साथ नवीन जोशी जो प्रदेश महामंत्री हैं। वहीं वरिष्ठ नेता अभिनव थापर के साथ साथ कई और चेहरे फहरिस्त में बताए जा रहे हैं। वैसे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, दोनों ही दल जिताऊ कैंडिडेट पर अपना दांव खेलना चाहते हैं। वहीं सरकार चुनाव कराने की तैयारियों में जुट चुकी है। मतलब अब कोई बाध्यता नहीं है, समय का भी अब कोई हमारे पास ज़्यादा लेने वाले नहीं है। बहुत जल्द हम इसको अंतिम स्थिति में लाएंगे और मुझे लगता है कि ये 1-2 दिन के बाद हम फिर जो आपत्ति, इसके बाद जो आपत्ति का विषय है वो आपत्ति आमंत्रित करेंगे, फिर निस्तारण करेंगे। मैं ये मान के चलता हूँ अति शीघ्र ये काम होने वाला है। देखिए, निकाय चुनाव की तैयारी भारतीय जनता पार्टी पहले से ही की हुई है और जब भी चुनाव का ऐलान होता है तो हम चुनाव में जाएंगे और इसलिए भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता और जो प्रत्येक पदाधिकारी हैं उनको समय समय पर पार्टी अवगत कराते रहती है अपने कार्यों के प्रति। इसलिए जब भी चुनाव होंगे तो हम मैदान में दिखेंगे। वहीं कांग्रेस भी चुनावी कसरत शुरू कर चुकी है। कांग्रेस का तर्क है कि वो इस चुनाव को गंभीरता से न सिर्फ लड़ेगी बल्कि जीतेगी भी। हाँ, जहां तक बात रही कांग्रेस की तैयारी की, तो कांग्रेस ने निकाय चुनाव के लिए प्रभारी बना दिए हैं, जिनकी रिपोर्ट पर जिताऊ प्रत्याशी को लिस्ट में शामिल किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी नगर निकाय चुनाव के लिए बिल्कुल तैयार है। हमने अपने प्रभारी गणों को जनपदों के दौरे पर भेजा है। सारे प्रभारी गण जनपदों में जाकर दौरा कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श कर रहे हैं। अभी चूंकि आरक्षण की स्थिति क्लियर नहीं है, इसलिए ये कहना कठिन होगा कि कौन उम्मीदवार होगा, लेकिन हमने सारे प्रभारियों से ये अपेक्षा की है कि वो वहाँ हर वर्ग के व्यक्ति को चयनित कर लें, हर व्यक्ति के बारे में राय मशवरा कर लें कार्यकर्ताओं से, और जो भी उम्मीदवार होगा ठोस उम्मीदवार होगा, जिताऊ उम्मीदवार होगा। पार्टी का प्रयास है कि सशक्त और जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवारों को मैदान में उतारा जाए, कांग्रेस के निष्ठावान कार्यकर्ताओं को मैदान में उतारा जाए। ये हमारा पहला प्रयास। वहीं पौड़ी में कूड़ा निस्तारण के लिए नगर पालिका ने जिस भूमि को ट्रेचिंग ग्राउंड के लिए चिन्हित किया था, उस भूमि पर जन विवाद खड़ा होने के कारण नगर पालिका के लिए कूड़ा निस्तारण सबसे बड़ी दिक्कत बन गई है। हालांकि अब कूड़ा निस्तारण के लिए नगर पालिका कॉम्पैक्टर लगाकर प्लास्टिक बोतल और फेंके गए प्लास्टिक से सिलियां तैयार कर रहा है। नगर पालिका ने अधिशासी अधिकारी ने बताया है कि भूमि विवाद सुलझने तक अस्थायी डंपिंग जोन पर निर्माण कार्य किया जाएगा, जिससे कूड़े की समस्या लोगों की दिक्कत न बढ़ाए। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।